नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा हिंदुस्तान कार्यक्रम में। हमारा हिंदुस्तान जिसकी सभ्यता हजारों वर्ष पुरानी है, जहां अलग अलग धर्म, जाति और पंथ के लोग रहते हैं, जहां अलग अलग मतों और विचारधाराओं का प्रसार हुआ है, लेकिन कुछ एक अपवादों को छोड़ दें तो सब आपस में प्रेम और भाईचारे के साथ रहते हैं। और यही जो आपस की आत्मीयता है, मित्रता है, जिसे हम सामाजिक सौहार्द कहते हैं, वो हमारे हिंदुस्तान का मजबूत पक्ष है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो ये सामाजिक सौहार्द के प्रति भारतीय दर्शन का प्रकटीकरण है। यह सिर्फ एक नारा नहीं है और ये एक जीने का, आप कह सकते हैं, तरीका है हिंदुस्तान का। प्रधानमंत्री के लिए यह सिर्फ संकल्प भर नहीं है, इस संकल्प की सिद्धि के लिए वे दिन रात काम कर रहे हैं। और सामाजिक सौहार्द एक ऐसा विषय है जो न सिर्फ आपस के भाईचारे से जुड़ा है, बल्कि देश की प्रगति से भी जुड़ा है। आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर, मतलब कि सामाजिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक पैनल है, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा दें। हमारे साथ हैं आरती वर्मा जी, जो कि मेंबर ऑफ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, बेंच ऑफ फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं। हमारे साथ हैं इंस्पेक्टर दयानंद कुमार, जो कि थाना प्रभारी लोअर बाजार रांची हैं, और शाहनवाज जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। पहला सवाल आरती जी आपसे ही करूंगा कि आपके लिए सामाजिक सौहार्द का क्या अर्थ है और इसे समाज में प्रतिष्ठित करने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? जी, जैसा कि शब्द से ही ये विदित हो रहा है कि आपसी तालमेल और आपसी भाईचारा यही सामाजिक सौहार्द है। और हमारा भारत देश अनेकों में एक, जैसे कहते हैं कि हम बहुत सारी मोतियों का एक माला पिरो कर रखते हैं, तो वो बिल्कुल यही शब्द है सामाजिक सौहार्द का। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि हम बातें बहुत करते, अगर दूसरे परिप्रेक्ष्य में जाएं तो ये देखने को मिलता है कि बातें हम बहुत करते हैं कि हमारे आपसी तालमेल बहुत ज़्यादा हैं, हम एक दूसरे के लिए खड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि जब किसी को कोई परेशानी होती है, किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो लोग अपने तक ही सिमट कर रह जाते, कोई किसी के लिए आगे नहीं आना चाहता। उन्हें लगता है कि ये उनका प्रॉब्लम है, मैं क्यों जाऊँ। तो ये हमें देखना है कि इन चीज़ों से हमें बाहर निकलना है और ये सोचना है कि अगर मैं वहाँ रहती तो कैसा होता, ये सोच के लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ना है और सामाजिक सौहार्द का जो एक्चुअल मीनिंग है उसको चरितार्थ करना है। तो ये सामाजिक सौहार्द है जी हाँ। और ये आप कह सकते हैं कि जब समानता का भाव, समरसता का भाव मन में आता है, तो वो सामाजिक ये सौहार्द जो है वहाँ प्रतिष्ठित खुद ब खुद हो जाता है। जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शाहनवाज जी हैं। शाहनवाज, आप रिपोर्टिंग के लिए भी निकलते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, इंटरेक्शन होता है लोगों से। जो ये सामाजिक सौहार्द और सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर जो लोगों की सोच है, उसको आप कहाँ पाते हैं? लोग क्या सोचते हैं इस विषय पर? क्या उनके अंदर जो है इसे लेकर कोई कटुता का भाव रहता है आपस में, या वो समझते हैं कि नहीं, देश की प्रगति के लिए या देश को एक सूत्र में बांधे रखने के लिए जो है सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द बहुत ज़रूरी है? लोगों की सोच क्या है? बिल्कुल, आपने बहुत सटीक सवाल पूछा। और हमारा तो काम ही ऐसा है, जब आप रिपोर्टिंग के लिए निकलते हैं तो 24/7 आपको लोगों के बीच में रहना पड़ता है। कई समस्याओं को फेस करते हैं, उनका निराकरण निकालने की कोशिश करते हैं। कुछ एक अपवाद को छोड़ दें, कुछ एक एक्सेप्शन को अगर आप छोड़ दें, तो इन जनरल, इन टोटलिटी में आप देखेंगे तो आम नज़रिया ये है कि समाज में सांप्रदायिक सौहार्द हो, सामाजिक सौहार्द हो, पीस एंड काम को लेकर के तमाम लोग एकजुट होकर काम करना चाहते हैं। मैं फिर यहाँ बताता हूँ कि कुछ एक अपवाद छोड़ दें, उसको हम एग्जाम्पल के तौर पर कतई नहीं ले सकते हैं। हमारा जो भारतीय समाज है, हम जिस परिवेश में, जिस समाज में हमारी लालन पालन होता है, उस समाज में इन जनरल जो सोच है वो कहीं ना कहीं ये है, हम तमाम लोग मिलकर ही तरक्की कर सकते हैं। और जिस तरह हम तमाम मजहब के लोग, तमाम संप्रदाय के लोग सदियों से रहते आ रहे हैं, इसी सिलसिले को आगे लेकर के जा सकते हैं और पूरे विश्व
विश्व में, पूरी दुनिया में, पूरे कायनात में आप देखेंगे तो भारत की पहचान और शिनाख्त जो है इसी बात को लेकर के है कि हम अलग अलग धर्मों और मजहबों के पैरोकार होने के बावजूद भी एक साथ रहते हैं। कुछ एक इंसिडेंट को लेकर के हम ये नहीं कह सकते कि हमारे समाज में वो तोड़ फोड़ की भावना पैदा हुई है, लेकिन आज भी जो लोग हैं वो मानते हैं कि जब तक एक दूसरे का हाथ थाम कर नहीं चलेंगे वो तरक्की नहीं कर सकते हैं। और बिल्कुल इस बात में अगर हम 5 भाई हैं, अगर 5 भाई भी अगर अलग अलग रहते हैं तो हमको लगता है कि हम कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन 5 भाई अगर एक मुट्ठी बन करके काम करते हैं तो उसका जो आउटकम निकलता है, उसका जो रिजल्ट निकलता है वो देखने लायक होता है। यही वजह है कि हम तो ये मानते हैं कि भारतीय समाज में इतनी काबिलियत है, इतनी सलाहियत है, इतनी पोटेंशियलिटी है कि कोई भी एक घटना हो, दुर्घटना हो, हमें अलग और हमें जुदा नहीं कर सकती है। यह बिल्कुल आपने सही कहा, और ये एक बॉन्डिंग ही है हम सबकी, जो कि ये राष्ट्र जो है लगातार निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा है। तो इसमें सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। विकास करना है आपको तो सबको साथ में मिलकर ही करना होता है। हमारे साथ इंस्पेक्टर दयानंद जी हैं, जो कि थाना प्रभारी हैं लोअर बाजार रांची। अब आपसे जानना चाहेंगे, आपका भी लोगों से बहुत इंटरेक्शन होता है, लोग शिकायतों को लेकर आपके तक पहुंचते हैं, और इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं जहां पर कि कुछ जो शरारती तत्व होते हैं इस तरह की बात कर जाते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। तो क्या इस तरह के उदाहरण आपके सामने आते हैं जब कोई छोटी छोटी बात का अफसाना बना देते हैं, तिल का ताड़ या जिसे आप राई का पहाड़ कहते हैं, उस तरह की बातें लेकर क्या आपके पास आते हैं? हाँ, कई बार इस तरह की बातों को लेकर लोग निश्चित रूप से आते हैं, लेकिन वहीं देखिए कि इसी समाज में वैसे लोग भी हैं जो तुरंत सच्चाई को सामने भी लाते हैं। आप वो व्यक्ति चाहे किसी भी खास संप्रदाय का हो, लेकिन उसी संप्रदाय से लोग उसकी कमियों को उजागर करने के लिए उससे ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं। तो क्या है कि अगर आप तथ्यों को अलग तरीके से पेश कर रहे हैं तो उसी समाज से लोग सच्चाई बताने के लिए आगे आ जाते हैं, और बहुत जल्दी हम लोग वास्तविक स्थिति का पता लगाकर उसके अनुरूप जो भी कंट्रोल करने के लिए, सामाजिक सद्भाव या सांप्रदायिक सद्भाव को कायम रखने के लिए जो भी प्रावधान है या जो भी उस समय तत्काल जो आवश्यक कार्रवाइयाँ की जानी चाहिए वो सभी कार्रवाइयों करके हम लोग उसको नियंत्रण में रखते हैं। तो लोगों की काउंसलिंग भी आप लोग करते हैं? निश्चित रूप से इस कई बार काउंसलिंग से बड़े बड़े मसले जो बड़ा रूप ले सकता था वो कई बार थाना स्तर से ही काउंसलिंग से निपट जाता है, और इसमें सभी लोगों का सहयोग प्राप्त होता है। ये बहुत अच्छी बात है, और कई एक उदाहरण है जो बड़े बड़े मसले हम लोगों ने थाने स्तर पर बिना कोई प्राथमिकी दर्ज किए हम लोगों ने हल किया है, और इसमें समाज के सभी लोगों का सहयोग प्राप्त होता है। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जब एक समग्र प्रयास होता है और समाज पूरा जुड़ जाता है, तो मैंने भी जो एक्सपीरियंस किया है समाज में तो वो यही किया है कि ज़्यादातर लोग हों, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हों, कम्युनिटी से आते हों, ज़्यादातर लोग अच्छे हैं। और तभी है कि ये जो हमारा समाज है इतने अच्छे से आगे बढ़ रहा है और हमारा देश भी इतनी तेज़ी के साथ प्रगति कर रहा है, तो ये उन अच्छे लोगों की बदौलत ही हो पाता है। अब आरती जी आपसे अगला सवाल करेंगे। जैसा कि इन्होंने बताया दयानंद जी ने कि लोग आते हैं, वो चाहते हैं कि सामाजिक सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, सामाजिक समरसता बनी रहे, तो इसे बनाए रखने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? अगर अब एक नागरिक के तौर पर अगर हम सोचे, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनकी ओर से देखें कि ये जो सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव बना हुआ है उसे बनाए रखें, और न सिर्फ बनाए रखें बल्कि इसे और मजबूत करें, ये बॉन्डिंग जो है इसे और मजबूत करें, तो उसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? देखिए, जैसे कि इन्होंने बताया दयानंद जी ने कि काउंसलिंग की जो बात होती है ना, तो अब मैं आपको बता दूं कि हर जिला जो न्यायालय है वहाँ पे काउंसलिंग सेंटर बनाई गई है, मध्यस्थता केंद्र बनाया गया है जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का केंद्र होता है, और वहाँ पे कभी भी कोई केस हो तो सबसे पहले मध्यस्थता करके उस केस को सुलझाने की प्रयास की जाती है।
और जब हम अगर सामाजिक सौहार्द की बात करते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि आपसी जो दो गुटों में लड़ाई होती है तो उसमें मध्यस्थता का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि एक दूसरे को मध्यस्थ करके और समझा कर और आपस में एक दूसरे को मिलवा दिया जाता है। तो ये मेरा कहना सबसे पहले है कि आप मध्यस्थता करने की पहले कोशिश करें, क्योंकि कभी भी तोड़ फोड़ और आगजनी जिस तरह से आगे बढ़ती है ये मध्यस्थता से सुलझाई जा सकती है। तो सबसे पहले तो ये रास्ता अपनाना चाहिए, और अगर इसके बावजूद अगर ये नहीं निपटता है तो फिर हम जो संबंधित थाना है वहाँ पे जा सकते हैं, और थाना में भी जो थाना प्रभारी होते हैं वो काउंसलिंग करते हैं, जो सर भी बता सकते हैं। और इसके अलावा ये प्रयास होना चाहिए कि अभी सोशल मीडिया का दौर चल रहा है और सोशल मीडिया में चीज़ें बहुत जल्दी तोड़ फोड़ कर और तोड़ मरोड़ कर उसको वायरल की जाती है। तो जो एक आम नागरिक है उनसे हमारी यही अपील होगी कि तथ्यों को जाने पहले, तब उसके बाद उस पर आगे बढ़े, क्योंकि बहुत बार होता है कि हम चीज़ों को देखकर बहुत उग्र हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो सामाजिक सौहार्द है वो कहीं ना कहीं बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो ये हम सबको अपना एक दिमाग लगाना है कि कैसे हम चीज़ों को संभाल कर रखें, क्योंकि ये मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जब मैं पहले कार्य करती थी तो ये हमें लगता था कि छोटी छोटी बातों में, जैसे हमारे झारखंड प्रदेश में देखा जाए तो डाइन हत्या और ये सब बहुत ज्वलंत यहाँ का उदाहरण है। तो कुछ ऐसा प्रकाश में आता है कि किसी को डाइन बिसाही कह के और बहुत ज़्यादा उसे टॉर्चर किया जाता है, तो बाकी लोग एक के कहने पे सारे लोग एकजुट हो जाते हैं और किसी एक के पीछे पड़ जाते हैं। तो ये बिल्कुल ना करें, आप अपने हिसाब से तथ्य को जांचें, परखें और फिर आगे बढ़ें और प्रयास करें कि किसी का भी मन ना दुखे और किसी को भी तकलीफ ना पहुंचे। और ये सोच अगर हम सबके अंदर होगी तो जाहिर सी बात है कि हम सामाजिक समरसता का एक मिसाल कायम कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। यह आपने बिल्कुल सही कहा कि जो समाज में कुछ व्याप्त कुरीतियां हैं और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो समाज ज़्यादा है। और मुझे लगता है कि बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो अगर समाज का हम पर प्रभाव पड़ता है तो हमारे व्यवहार का समाज पर प्रभाव पड़ता है और समाज का निर्माण हमारे द्वारा ही होता है। तो जिस बातों को आपने अभी उठाया, वो डाइन बिसाही, ये सारी चीज़ें जो है इसे मैं कुरीतियों के श्रेणी में ही सभी रखते हैं। हाँ, और इसे खत्म होना चाहिए और इसके लिए लोगों को आगे आना भी चाहिए और सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। शाहनवाज जी, एक सवाल आपसे जो मैं करना चाहूँगा कि देखिए, हमने लोगों की जिम्मेदारी की बात की, जनता की जिम्मेदारी की हम बात कर रहे हैं। सरकार की क्या जिम्मेदारी आप समझते हैं कि जो सामाजिक सौहार्द और सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, तो सरकार क्या कर सकती है इसके लिए और सरकार की ओर से क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, सरकार का जो प्रेजेंस है वो आपको हर जगह नज़र आएगा, तो सरकार को ही अल्टीमेटली ये काम करना है। उसके आयाम कुछ अलग अलग हो सकते हैं। बीइंग ए मीडिया मैन, बीइंग ए जर्नलिस्ट, बीइंग ए पत्रकार, हम लोग इस चीज़ को फील करते हैं कि जब भी इस तरह की कोई डिस्टर्बेंस की स्थिति उत्पन्न होती है तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का कितना ज़बरदस्त रोल होता है, और उनके बिना आप फौरी तौर पर किसी भी ऐसी घटना को, दुर्घटना को रोक नहीं पाएंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मेरे बगल में दयानंद जी है, ये बेहतर तरीके से जानते हैं कि कोई भी ऐसी घटना की रिपोर्टिंग होती है, सूचनाएं मिलती हैं, तो कैसे आपको त्वरित कार्रवाई करनी पड़ती है। हम लोग तक भी खबरें पहुंचती हैं, इन लोगों के माध्यम से पहुंचती हैं, कभी हमारे सूत्रों के माध्यम से पहुंचती हैं, तो हम लोग भी ये सोचते हैं कि खबरों को ऐसे तरीके से नहीं प्रस्तुत करें, उसे ऐसे तरीके से नहीं पेश करें जिससे समाज में कोई डिस्टर्बेंस की स्थिति उत्पन्न हो। लेकिन आप राकेश जी बेहतर जानते हैं, मीडिया में भी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन का ज़माना है, लोग तमाम चीज़ों को चाहते हैं कि जल्द से जल्द खबरों को प्रसारित करें, उसमें कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन बावजूद उसके अगर मीडिया में इनको अलग कर दें, सरकार की भूमिका, चाहे केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की भूमिका, बेहद महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है सरकार की भूमिका बाकी आयामों के मुकाबले सबसे महत्वपूर्ण है। तो हमारी जो बीइंग जर्नलिस्ट जो मदद होती है वो हम लोग करते हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर जो मदद होती है वो करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सरकार का ही सबसे बड़ा इसमें रोल है। जी, मैं एक बीच में कहना चाहूँगी बात कि सबसे पहले अगर देखा जाए कि सामाजिक सौहार्द बिगड़ती है या कुछ इस तरह से परेशानी होती है तो सबसे पहले इंटरनेट की सेवा बंद हो जाती है, जिससे कि आपस में लोग एक दूसरे को कुछ अलग अलग तथ्य को तोड़ मरोड़ के ना पेश करें। तो ये एक सरकार का सबसे बड़ा योगदान होता है कि चीज़ों को बेवजह ना फैलाई जाए, तो उसके लिए ये वो अपना इनिशिएटिव लेती है। तो ये देखने को आया है कि हाँ, जैसा आरती जी ने इंटरनेट की बात की, मोबाइल का ज़माना है, चीज़ें तुरंत वायरल हो जा रही हैं। और कई बार होता है कि जैसा मैंने आपसे शुरू में भी कहा कि कोई बात नहीं होती और बहुत बड़ी बात हो जाती है, और इसमें जो है
ये जो संचार माध्यम है हमारे लिए वो एक तलवार जैसा हो गया है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। तो इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए जो लोकल प्रशासन होता है वो किस तरह से इन चीज़ों को नियंत्रित कर सकता है? देखिए, जब इस तरह की परिस्थितियाँ आती हैं तो अब हमारे पास भी इस पर इसके अनुश्रवण करने के लिए, इस पर मॉनिटरिंग करने के लिए कई सेल हैं जो अलग अलग तरीक़ों से सोशल मीडियाज़ पर निगरानी रखती है। व्हाट्सएप ग्रुप है, तो हम लोग इस तरह के खबरों पर नियंत्रण रखते हैं, प्रयास करते हैं कि मेरा भी आदमी उस ग्रुप में हो। हम लोग वहाँ से सूचनाओं को निकालते हैं, कहाँ से गलत सूचनाएं प्रेषित की जा रही हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। जहाँ तक सोशल मीडिया पर नियंत्रण की बात है, इंटरनेट बंद करने की बात है, तो वो बहुत ही विषम परिस्थितियों में इसका उपयोग किया जाता है। आमतौर पर हम लोग थाना स्तर पर या जिला स्तर पर या हम लोगों का जो ह्यूमन इंट है वो इतना मजबूत होता है कि हम लोग उस स्तर से ही सारी चीज़ों को निकाल लेते हैं और ये पता चल जाता है कि कहाँ से गलत खबरें प्रसारित हो रही हैं। जब अभी जैसा शाहनवाज जी ने बताया कि मीडिया भी इसमें बहुत कई बार ऐसा देखा गया है, मीडिया हम लोगों को इस तरह की परिस्थितियों से निपटने में बहुत अपना सकारात्मक सहयोग देता है। आप कई बार ऐसा देखा गया है कि इस तरह की खबरों को नहीं चलाना है तो उसको मीडिया का पूरा सपोर्ट रहता है इन चीज़ों को नियंत्रण करने में। निश्चित रूप से पत्रकार समूह इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि वो वस्तु स्थिति को समझ करके उस हिसाब से अपने खबरों को चलाते हैं। हम बात ये करें कि अगर कोई इस तरह का व्यक्ति पाया जाता है जो कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ रहा है तो उसके लिए कितने कठोर सजा का प्रावधान है कानून में? जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जैसा कि आपने जो सवाल पूछा कि धर्म गुरुओं का कितना सहयोग है, तो दयानंद जी ने बताया भी कि सारे लोग मिल जाते हैं तभी ये लोग भी आगे बढ़ पाते हैं और अच्छे से काम कर पाते हैं। तो कानून कहीं भी अछूता नहीं है। बगैर कानूनी प्रावधान के हम कुछ भी अगर परेशानी आती है तो उसका सलूशन नहीं निकाल सकते हैं। तो कानून में आईपीसी की धारा 147 और 148 ये कहता है कि अगर इस तरह से सामाजिक सौहार्द को कोई बिगाड़ता है तो उसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होती है। सश्रम 3 साल कम से कम कारावास है और जुर्माना है। तो इस पे ये अगर प्रूफ हो जाता है, क्योंकि अब बहुत बार देखने को मिलता है कि आज सीसीटीवी फुटेज है या एफआईआर कुछ लॉन्च होती है किसी असामाजिक तत्व के खिलाफ, तो कानून में इसके लिए कड़े प्रावधान है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो भी असामाजिक तत्व है अगर इस तरह की कुकृत्य करते हैं तो जाहिर सी बात है कि समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनका ये प्रयास होता है कि वो पहले तो इसे ठीक करें, और अगर वो ज़्यादा कर पाते, नहीं ठीक हो पाता है तो कानून इसके लिए है और कानून में ये धाराएं हैं जिसके तहत इन्हें सख्त सख्त इनके खिलाफ कार्रवाई होती है और इन्हें सजा दी जाती है। यहाँ कुछ आईपीसी की धाराओं की बात मैम ने की। दयानंद जी, आप लोग जब बुक करते हैं किसी को इस तरह के केस में तो वहाँ पर यही केवल आईपीसी की धाराएं लगती हैं या और भी लगती हैं जिसमें कि लंबी सज़ा का प्रावधान हो? चूँकि सज़ा कठोर होनी चाहिए, जो भी इस सद्भाव को तोड़ने का काम करे उसे सज़ा तो मिलनी ही चाहिए और कठोर मिलनी चाहिए। देखिए, भारतीय दंड विधान के धाराओं के अलावा कुछ विशेष कानून भी हैं, जैसे कि हम लोग सीसीए के तहत भी कार्रवाई करते हैं। क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत भी इस तरह के श्रेणी में जो आरोपित होते हैं उनके खिलाफ हम लोग प्रस्ताव देते हैं और उसके अनुरूप भी कार्रवाई करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स में भी, जैसे कि जो पर्व का समय आने लगता है तो हम लोग प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर भी पहले से कुछ निरोधात्मक कार्रवाइयाँ करके इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए पहले से हम लोगों को बॉन्ड डाउन भी कराते हैं। 107 में, 110 सीआरपीसी में इसके प्रावधान है। इसके अलावा अगर आप कहें कि इस तरह के सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के मामले में 153A बहुत ही कठोर है जी। उसमें सज़ा का ज़्यादा प्रावधान है और उसमें जमानत मिलनी मुश्किल हो जाती है। 153B भी है, 153B है। हाँ हाँ। तो इसके लिए हम लोग कड़े कानून हैं और उसके अनुरूप कार्रवाई करते हैं।
तो ये आपने देखा ना कि राकेश जी की कानूनी प्रावधान तो हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि ये कानून तक पहुंच भी नहीं पाता है। तो ये देखना है कि अगर शिकायत दर्ज नहीं होती है तो जो समाज के लोग हैं, जाहिर सी बात है कि उन्हें आगे आना चाहिए और इनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि ये जो बुराई है हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म की जा सके। क्योंकि अगर हम इनके खिलाफ चुप हो जाते हैं, अगर हम शिकायत नहीं दर्ज कराते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनका मनोबल और ऊंचा होगा और ये और आगे बढ़ते चले जाएंगे। बिल्कुल, हालांकि सूचना के इस क्रांतिकाल में शहनवाज जी यहाँ पर मौजूद है, ये लोग अंदर की खबरें निकाल कर लाते हैं। शहनवाज जी, एक पत्रकार के तौर पर, जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि हर किसी की अपनी जिम्मेदारी होती है, तो आपका तो एक जॉब भी है, प्रोफेशन भी है कि सूचना लोगों तक पहुंचाएं। तो आप खबरें दिखाते हैं, पत्रकार वर्ग ही खबरें छापती हैं, जो खबरें आती हैं। तो जब इस तरह की परिस्थिति हो तो एक पत्रकार धर्म का भी निर्वहन हो जाए जो उनका कर्तव्य है, और एक नागरिक के तौर पर समाज को कोई नुकसान ना हो, इन दोनों के बीच सामंजस्य बिठाते हुए पत्रकार किस तरह से एक्ट करते हैं? देखिए, पत्रकारिता की जो शुरुआत है वो एक मिशन के रूप में हुई थी, पर यह प्रोफेशन है, इस बात को एक्सेप्ट करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। चूँकि आपको ज़िंदगी जीने के लिए कोई न कोई प्रोफेशन आपको चुनना पड़ता है। जहाँ तक आपने कहा कि आप प्रोफेशनल होते हुए समाज में जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है उसको किस तरह से रोक सकते हैं या उसमें किस तरह कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। दयानंद जी को बेहतर तरीके से याद होगा सर, पिछले साल जून के महीने में राजधानी रांची में कुछ डिस्टर्बेंस हुई थी, आपने देखा था, और वो जो बातें छोटी बात थी वो कितनी बड़ी बात बन गई थी। मुझे याद है कि जब स्पॉट में रहते हुए सीधे हम लोगों ने अपने सीनियर यूँ कहें कि संपादक महोदय से बातचीत की कि सर खबर को कैसे दिखाना है, जो मैं देख रहा हूँ अगर मैं उसे चला देता हूँ या उसे मैं ऑन एयर कर देता हूँ तो मेरे लिहाज से ये ठीक नहीं जाएगा सर, ये समाज में विध्वंसकारी ताकतों को और बल मिलेगा इससे। आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने जो बातें कही और जो मैंने बातें सोची थी वो दोनों बातों ने मैच किया और ये बताया गया कि रिपोर्टिंग अपनी जगह पर है, लेकिन समाज में किसी भी सूरत में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। ये हमारा परम कर्तव्य है, ये हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि हम समाज को बचा कर रखें, समाज को किसी भी सूरत में टूटने नहीं दें। हम रिपोर्टिंग करेंगे, तथ्यों के साथ करेंगे, लेकिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसे ही ऑन एयर करेंगे, उसे ही पब्लिक डोमेन में लेकर आएंगे। और वही चीज़ें हुई, तमाम मीडिया घरानों ने इस खबर को बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया, चाहे प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, या अब तो डिजिटल का ज़माना आ गया है। और डिजिटल में आप राकेश जी बेहतर तरीके से जानते हैं कि खबरों का प्रवाह इस तरह से धारा प्रवाह है जिसमें आप खबरों को रोक नहीं सकते हैं। एक खबर आई नहीं कि दूसरी खबर उसके संबंधित अपडेट आ जाती है। आप खबरों को सोशल मीडिया में नहीं रोक सकते हैं। आपने देखा होगा कि कई खबरें जब सैटेलाइट चैनल रोक देते हैं, अखबारें रोक देती हैं या उसको अच्छे तरीके से परोसने की कोशिश करती हैं, लेकिन कुछ जब सोशल मीडिया में हैंडल करने वाले जो लोग होते हैं उसका मिसयूज़ करके समाज को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, उस वक्त मीडिया की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है, जो कि हमारी साख है, हमारी आइडेंटिटी है, हमारी पहचान है। हम जो कहते हैं वो पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ कहते हैं। यही वजह है कि समाज हमारी बातों को सुनता है। ये अलग बात है पत्रकारिता में कितनी गिरावट आई है, बावजूद इसके मैं ये कहता हूँ और बिल्कुल हिम्मत के साथ कहता हूँ कि आज भी पत्रकारों की बात को सुना जाता है, उससे आंख बंद करके स्वीकार किया जाता है इस सोशल मीडिया के ज़माने में, इस 5G के ज़माने में। ये अलग बात है कि हमारे सोशल मीडिया होने के बाद और मीडिया घरानों के बीच में एक कट थ्रोट कंपटीशन चल गया है। खबरों को जल्द से जल्द ऑन एयर करने की बाध्यता होती है, कंपल्शन होता है। ये प्रोफेशनल आपको होना पड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि आप खबर देखें, आप अपनी खबर को अपने पास नहीं रख सकते हैं, उसको ऑन एयर करना, उसको ब्रेक करना है, उस पर फोनो देना है, उस पर लाइव देना है। बावजूद उसके आपको बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है। एक तरफ तो आपको पत्रकारीय गुणों का ध्यान रखना पड़ता है, साथ ही समाज में डिस्टर्बेंस एलिमेंट को सप्रेस करने के आपकी क्या भूमिका है उसे भी मेंटेन करना पड़ता है। कहा आपने कि ये एक बैलेंस तो बना के चलना ही पड़ेगा। साथ ही साथ पत्रकारिता के अलावा जो सामाजिक लोग हैं उनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है कि वो भी इस तरह की बेवजह बातों को तुलना दे। बिल्कुल। और दयानंद जी, एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा। सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देना है, तो जो ये राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की जो बात होती है ना, अगर वो आ जाए कि राष्ट्रीयता की भावना हमारे अंदर वो ज्यादा हो तो बाकी चीजें जो है उसके नीचे दब जाती हैं। तो आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? बिल्कुल, आपका कहना सही है कि देखिए, हम सबसे पहले जिस समाज से आते हैं पहले उसके बारे में सोचे, उसके बाद अपने राज्य के विषय में सोचे, फिर हम अपने देश के विषय में सोचे।
हमारा समाज नीचे से मजबूत होगा तो निश्चित रूप से, जैसा शाहनवाज जी ने कहा कि तब राज्य उन्नति करेगा, हमारा देश उन्नति करेगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम लोग निचले स्तर पर सामाजिक सद्भाव को कायम रखने के लिए या सांप्रदायिक सद्भाव को कायम रखने के लिए थाना स्तर से जो शुरुआत करते हैं, पहले थाना स्तर से, फिर वो ज़िला स्तर से, फिर वो राज्य स्तर पर जाता है, तो निश्चित रूप से इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी सांप्रदायिक सौहार्द को कायम रखने में थाना स्तर पर जो हमारी शांति समितियां हैं, वो जैसा कि अभी इदरीस जी ने कहा कि पहले ये समझते थे कि बहुत कारगर नहीं है, वो बहुत कारगर कमेटी होती है और उन्हीं के बल पर बड़े बड़े आयोजन को हम लोग शांतिपूर्वक सफल कराने में सफलता पा लेते हैं। तो यह कह सकते हैं हम लोग कि हमारा जो थाना स्तर का शांति समिति है, जिसमें समाज के सभी वर्ग के बुद्धिजीवी लोग, जिनका फेस वैल्यू है कहते हैं समाज में, कि जिनकी बातों को एक बड़ा समूह सुनता है, उनको हम लोग आगे रख करके सामाजिक सद्भाव, सांप्रदायिक सद्भाव को कायम रख सकते हैं और इसी से हमारा समाज और देश, राज्य उन्नति कर सकता है। यहाँ बिल्कुल सही कहा अभी दयानंद जी ने, और जो हमारी चर्चा हुई, अगर उसका सार निकालने की कोशिश करूं तो सभी ये मानते हैं कि देश में सामाजिक सौहार्द जो है वो मजबूत है और इसके अलावा सबकी इसके लिए अपनी अपनी जिम्मेदारी है। राष्ट्रीयता या नेशन फर्स्ट की बात जब आती है, जब आप देश को आगे रखकर सोचते हैं, तब आप समझते हैं कि हाँ, आपकी जिम्मेदारी क्या है। और अगर आप इसे स्वतंत्रता आंदोलन से भी जोड़ कर देखें तो उस वक्त कोई धर्म, संप्रदाय या जाति नहीं रह गई थी, सभी मिलकर देश की आज़ादी के लिए प्रयास कर रहे थे। तो उसी सोच को, वो जो देशभक्ति की भावना है और राष्ट्र के प्रति प्यार है, अगर वो आपके अंदर है तो फिर आप सामाजिक सौहार्द को कभी बिगड़ने नहीं देंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो प्रधानमंत्री कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, वो जो है बना रहे, क्योंकि जब सबका साथ होगा तभी हम विकास कर सकेंगे। विकास जब होता है तो हर इंडिविजुअल का विकास होता है, राष्ट्र का विकास होता है। तो यही जो है हमारा दर्शन है सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए। कि अगर आपको समाज को कुछ कहना हो तो आप क्या अपील करेंगे समाज से? हमारे समाज के लोगों को कि कथनी और करनी में फ़र्क है। अगर आप बातें करते हैं कि हमें सब एकजुट होना चाहिए, तो जहाँ भी ज़रूरत हो, जब भी ज़रूरत हो, आप बिल्कुल एकजुट हो जाएं, घर में सिमट कर बिल्कुल ना रहें। दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझिए और उस अनुरूप अपना व्यवहार रखिए। निश्चित रूप से दूसरे की खुशी में शामिल होइए, उसके दुख में शामिल होइए और अनावश्यक जो समाज में फैल रही है, ये सामाजिक सद्भाव जो बिगड़ रहा है, इसको बनाए रखने के लिए आप सच्चाई और तथ्य से परे कोई बात नहीं कीजिए। जो भी तथ्य आप रखते हैं समाज में या सोशल मीडिया में या कहीं भी, तो उन चीज़ों को पहले आप परख लीजिए कि उसमें कितनी सत्यता है। एक भी गलत खबर समाज को बहुत ही गलत दिशा में ले जा सकती है। तो इसलिए आपसे यही अपील है कि बिना तथ्यों को जांचे, बिना तथ्यों को परखे किसी भी खबर को आगे न बढ़ाएं। एक दूसरे को सहयोग करें, एक दूसरे के पर्व में, एक दूसरे के सामाजिक कार्यों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। यही मैं समाज से अपील करता हूँ। मैं की भावना को छोड़िए और हम की भावना को अंदर में पैदा कीजिए। इंडिविजुअलिटी को छोड़िए और कलेक्टिव भावना के साथ आगे बढ़िए। ये मत सोचिए कि मेरा विकास होगा, ये सोचिए कि हमारा विकास कैसे होगा। इस सोच के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित मानिए कि आपका विकास उसी में भी कहीं कहीं छुपा हुआ है। जैसा कि हमारे मेहमानों ने कहा और जो अपील की कि मैं की भावना को ख़त्म करके हम की भावना को आगे बढ़ाएं, तो हम सब मिलकर ये प्रयास करें कि हमारे राष्ट्र में, हमारे समाज में सामाजिक सद्भाव और सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे और इसके लिए हमारे हिस्से की जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन हम दिल से करते रहें। अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।